यह वीडियो नंबर 17 है। इससे पहले 16 वीडियो जो हिस्ट्री से संबंधित हैं इसी यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री PYQ नाम के प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप वहां से जाकर के आराम से देख सकते हैं। अब मौर्य साम्राज्य से संबंधित चैप्टर नंबर 5 को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तमाम विषय जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, उनसे भी संबंधित जो वीडियो हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर उनकी बाकायदा प्लेलिस्ट बना करके उन्हें अपलोड किया गया है, तो आप उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो बौद्ध हीरा का था छोड़ रखा है, जैसे 3 से 4 प्रश्न हैं, उन्हें पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, कुमारिल। व्याख्या देख लेते हैं हम। दक्षिण भारत के दार्शनिक कुमारिल भट्ट पूर्व मीमांसा दर्शन के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया तथा बौद्ध धर्म की जमकर आलोचना की। मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा कहा जाता है, का उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना तथा उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना है। यह मत वेद को अपुरुषेय मानता है। अपुरुषेय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि वेद को मानव द्वारा नहीं लिखा गया है, इसे किसी ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उपनिषद तथा वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें कर्मकांडों के स्थान पर ज्ञान का विवेचन मिलता है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी हैं, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र है। कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इनके अन्य दार्शनिक हैं, जिनके नाम पर मीमांसा के 2 स्वतंत्र संप्रदायों का प्रचलन हो गया। मीमांसा का प्रधान विषय धर्म बताया गया है। इसके अनुसार वेद ही धर्म के मूल हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तिरुज्ञान जो थे यह अलवार संत नहीं थे। बाकी जो 3 ऑप्शन में दिया गया है तीनों, पोएगई अलवार संत थे, पूडम अलवार संत थे, तिरुमंगई अलवार संत थे। व्याख्या में कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल क्षेत्र से हुआ, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया। प्रश्न अनुसार अलवार संत पोएगई, पूडम और तिरुंगमई है। और जो तिरुज्ञान थे ये प्रसिद्ध नैनार संत थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं कि जो अलवार थे यह वैष्णव मत के प्रशंसक थे, यानी भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और जो नैनार थे यह महादेव की पूजा करते थे। ठीक है, भगवान शंकर की पूजा करते थे। तो इसे याद करने के लिए हम नैनार यानी नयन आ रहा है इसमें, और भगवान महादेव के 3 नेत्र हैं, तो इस हिसाब से हम ट्रिक लगा करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। 1996-1998 में पूछा गया प्रश्न है यह। मक्खली गोसाल महावीर के समकालीन थे, जिन्होंने बाद में आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद यानी भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महावीर के समान गोसाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में भागवत को सम्मिलित नहीं किया गया है। भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी में भाष्यकारों में शंकराचार्य, रामानुज, मध्व, निम्बार्क और वल्लभ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वह इनके दार्शनिक सिद्धांतों को क्रमशः अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत द्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद कहा जाता है। यह याद कर लेने वाली बात है क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है। तो जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को अद्वैतवाद कहते हैं। रामानुज के दार्शनिक सिद्धांत को विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं। जो मध्व हैं, इनके दार्शनिक सिद्धांत को द्वैतवाद कहते हैं। द्वैतवाद, सिर्फ द्वैतवाद। और निम्बार्क के दार्शनिक सिद्धांत को द्वैतवाद, यानी द्वैत का 2 बार उच्चारण है। और जो वल्लभ हैं, उनको शुद्ध द्वैतवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे ही नहीं वाले प्रश्न आएंगे ना, आपको घेराबंदी कर देना है इसकी, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा हाल में हमसे गलत हो जाते हैं। 2023 यूपी पीसीएसजे का जो 2022 वाला पेपर था, उसमें पूछा गया प्रश्न है यह। तो सरखेल पैदल सेना का प्रमुख, यह गलत है। बाकी बरीद संदेश भेजने वाला होता था, जो सदका था उसे दान कहते थे, और मुकद्दम ग्राम का मुखिया कहलाता था। और जो सरखेल है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सरखेल नौसेना का प्रमुख होता था। जो जल सेना होती थी उसका प्रमुख सरखेल होता था। यहाँ बताया गया है कि जो बरीद है वह संदेश वाहक है, संदेश को भेजने वाला। मुकद्दम ग्राम का मुखिया होता था, जिन्हें आजकल प्रधान कहा जाता है, उस समय मुकद्दम कहा जाता था। सदका दान को कहा जाता है कि सदका दिया गया, जैसे आज कहते हैं हम दान दिया गया, तब कहा जाता था सदका दिया गया। सर ए नौबत पैदल सेना का प्रमुख होता था। अब यहाँ पर बताया गया कि मराठा प्रशासन में पैदल सेना का गठन, मराठा साम्राज्य में पैदल सेना के गठन में नायक, जिनके पास नौसैनिक होता था, सैनिक को पाइक भी बोलते थे यहाँ पर मराठा साम्राज्य में। हवलदार, जिनके पास 5 नायक होता था, यानी 45 सैनिक, जिनको हवलदार कहते थे। जुमलदार के पास 2 या 3 हवलदार होते थे। एक हजारी, जिनके पास 10 जुमलदार होता था या जुमलादार होता था, उन्हें एक हजारी कहा जाता था। एक पंच हजारी 5 एक हजारी के बराबर होता था, और एक सप्त हजारी जो होता था वो 7 हजारी के बराबर होता था। ठीक है, यानी 70 जुमलदार जब होंगे तो एक सप्त हजारी होता था। प्रश्न कह रहा है, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो उन्हें जांगलविद कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो सेम चीज़ें व्याख्या में कहा गया है कि जांगलविद कहा जाता था, जो विष का परीक्षण करते थे उन्हें। प्रश्न कह रहा है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? इनमें से किसी 3 का हुआ होगा और 1 का नहीं हुआ है। तो सातवाहन जो शासक हैं उनका उल्लेख अशोक के द्वितीय शिलालेख में नहीं है। चोल का है, पांड्य का है, सतीय पुतों का है। एपीओ 2007 में पूछा गया यह प्रश्न है। बताया जा रहा है कि द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र,
तथा ताम्रपर्णी नाम के नाम बताता है। ये सभी तमिल राज्य थे तथा उनके साम्राज्य के बाहर थे। किनके? अशोक के साम्राज्य के बाहर के थे ये। प्रश्न कह रहा है कि अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नलिखित के राज्य में सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर बी, अशोक के राज्य में अफगानिस्तान के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। बताया जा रहा है कि सेल्यूकस ने मौर्य राजवंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य को आरकोशिया, कांधार जिसे कहते थे, और पेरोपनी सडाई, काबुल का नाम था, के प्रांत तथा एरिया हेरात एवं जेडोसिया के कुछ भाग दिए थे। तो सेल्यूकस ने दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ये भूभाग अशोक की साम्राज्य की सीमा में बने रहे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था। तो रूपदर्शक मुद्राओं के परीक्षण के लिए उत्तरदायी था। यहाँ बताया जा रहा है कि मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी मुद्राओं के परीक्षण के लिए उत्तरदायी था। अंतर्वैदिक अंतःपुर का रक्षाधिकारी था। धर्म महामात्र, धर्म प्रचार एवं उद्दंड क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो विष्णुदत्त चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। यहाँ विष्णुदत्त दिया गया है, वैसे नाम इनका विष्णुगुप्त था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रमुख थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक राजनीति से संबंधित है। इसमें मौर्य के शासन व्यवस्था का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। यहाँ बताया जा रहा है कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। 544 से 592 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व किसे कहते हैं और ईसवी किसे कहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जब ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना होगी उसे ईसवी पूर्व, और जन्म के बाद की घटना को ईसवी कहा जाता है। उसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक तथा वृहद्रथ मौर्य राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख नंबर 13। अशोक का 13वां शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन मिलता है, जिसमें तुलामाया, मिस्र का टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस, अंतेकिन, मकदोनिया का एंटीगोनस गोनेटस और मक, साइरिन का मैगास, आलिक्य सुंदर या आलिक्य सूदल, एपिरस का अलेक्जेंडर और अंतियोक नामक यवन राजा राज्य करते थे। 2011 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय किस भारतीय राज्य में द्वैध राज्य प्रथा थी। तो ऑप्शन नंबर ए, पाटल में द्वैध राज्य प्रथा थी। सिकंदर के आक्रमण के समय पाटल भारतीय राज्य में द्वैध राज्य प्रथा थी। सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। वितस्ता, जिसे झेलम नदी कहते हैं, वितस्ता का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सीरिया एवं मिस्र
जैसे सुदूर देशों से राजनयिक संबंध थे। तो मौर्य साम्राज्य के सीरिया और मिस्र से राजनयिक संबंध थे। 2013 PCSJ में पूछा गया प्रश्न है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंशीय शासक अशोक के उसके समकालीन विदेशी राजाओं के साथ राजनयिक संबंध थे, जैसे सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय थियोस, मिस्र के राजा टालमी, फिलाडेल्फस मकदूनिया के राजा आदि। इन देशों के राजाओं के साथ राजनयिक संबंध थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति सर्वप्रथम किस भारतीय शासक के द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अशोक के द्वारा धर्म महामात्र की नियुक्ति सर्वप्रथम की गई थी। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि सम्राट अशोक मौर्य शासक बिंदुसार का पुत्र था। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम अशोक, पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवा नाम प्रिय तथा देव नाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित किया गया है। धर्म महामात्र, धर्म महामात्र सम्राट अशोक के वे उच्च अधिकारी थे जो अशोक द्वारा प्रचारित धर्म संबंधी मामलों और कार्यों की देखभाल करते थे। नेक्स्ट कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन में कहा जा रहा है कि फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता है, और कारण में बताया जा रहा है कि अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो यहाँ फाहियान ने यह उल्लेख तो जरूर किया है कि सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था, लेकिन अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था, ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या में वर्णित किया जा रहा है कि चीनी यात्री फाहियान के अनुसार भारत में सम्मानित व्यक्ति मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करते थे, इसलिए कथन सही है। अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था, यह सही नहीं है, क्योंकि अशोक के लाख प्रयासों के बाद भी लोगों द्वारा जीवों का शिकार किया जाता था। अशोक के पाकशाला में भी कुछ पशुओं का वध किया जाता था, यानी जहां अशोक के लिए खाना बनाया जाता था वहां भी कुछ पशुओं का वध किया जाता था। अतः अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर नहीं माना जा सकता। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है? तो भंडारकर हैं जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। 2006 PCSJ में पूछा गया प्रश्न। इतिहासकार DR भंडारकर ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया है। जॉर्ज टर्नर ने सर्वप्रथम प्रियदर्शी की पहचान सम्राट अशोक से की। बीडल महोदय ने सर्वप्रथम मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम पढ़ा। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मास्की शिलालेख में अशोक का नाम सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो बीडल महोदय हैं वह। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ सही मिलान है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त थे इन्हें सैंड्रोकोट्टस के नाम से, और बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि यूनानी लेखकों ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या एंड्रोकोट्स आदि नाम से अभिहित किया है। बिंदुसार चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोकेडीज
कहा है, जिसका संस्कृत रूपांतर अमित्र घात, शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियम या देवनाम प्रियदर्शी राजा तथा प्रियदर्शी के रूप में संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उदयगोलम में उसका नाम अशोक मिलता है। चाणक्य चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था। वह तक्षशिला का ब्राह्मण था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था। तो यहाँ दिया है अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख, अशोक का 13वां शिलालेख, दीपवंश या दिव्यावदान। तो अशोक के 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि घमासान युद्ध हुआ था कलिंग में। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं। कलिंग युद्ध, इसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। पहला उत्तरी केंद्र, इसकी राजधानी तोसली थी, और दूसरा दक्षिणी केंद्र, इसकी राजधानी जौगढ़। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। कलिंग अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। दुर्भाग्यवश किसी भी साक्ष्य से हमें कलिंग के शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है। 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख हुआ है। इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1,00,000 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें भी कई गुना अधिक मर गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमिकों तथा गृहस्थों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अशोक ने अपनी आंखों से देखा था। प्रश्न कह रहा है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया। तो यहाँ यह मार्ग दिया हुआ है। सबसे पहले वह लुम्बिनी गए, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु गए। लुम्बिनी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया था, उस स्थान को लुम्बिनी कहते हैं। वर्तमान में यह नेपाल में है। फिर कपिलवस्तु गए। कपिलवस्तु कहाँ है? लुम्बिनी के पास में ही एक जगह है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के बाद गया गए। गया जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तदुपरांत गया के बाद यह सारनाथ जाते हैं, जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वह स्थान सारनाथ है। सारनाथ के बाद श्रावस्ती गए, जहाँ बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा का समय व्यतीत किया था। वह श्रावस्ती है। और श्रावस्ती के उपरांत वह कुशीनगर गए। कुशीनगर जहाँ बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किए थे। तो यहाँ पर बताया गया है क्रम: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। और इनके विषय में गहन रूप से हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अभी डिस्कस किया हमने, अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी 2 लोगों ने किया था। अच्छा, दशरथ ने भी किया था। यह 1 और 2 यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मौर्य सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर बैठे। उनके अभिलेखों में सर्वत्र उन्हें देवानाम प्रिय दस्य तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। यह महत्वपूर्ण है, 2006 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
तो दो लोग हो गए जिन्होंने देवानाम्प्रिय की उपाधि धारण की, एक तो अशोक और दूसरे दशरथ। प्रश्न पूछ रहा है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ध्यान दिया था। एलडीए में 2006 में, पीसीएस मेंस 2002 में और मेंस 2002 में जीएस में पूछा गया यह प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र वर्तमान में गुजरात राज्य के जो जूनागढ़ जिला है वहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ईसवी सन के पश्चात शक शासक रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील की मरम्मत कराई तथा गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया। आगे स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र गिरनार में जल संसाधन व्यवस्था पर भी पर्याप्त ध्यान दिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया। तो अभी हमने ऊपर ही देख लिया है कि इन चारों राजाओं ने, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन चारों लोगों ने पर्याप्त संसाधन व्यवस्था के लिए धन दिया था। कथन और कारण का प्रश्न है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। सही है। कारण बताया जा रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यह भी सही है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ऑप्शन नंबर ए सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था यह। कलिंग विजय मगध तथा भारतवर्ष के इतिहास में एक सीमा चिन्ह है। यह विजय तथा साम्राज्यवादी विस्तार की उस नीति का अंत करती है जिसका आरंभ बिंबिसार ने अंग देश पर विजय प्राप्त करके किया था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई की। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध और वहां के विनाश का वर्णन है। कलिंग उस समय एक प्रबल एवं शक्तिशाली राज्य था जो अशोक के समय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था। प्राचीन भारत में कलिंग का महत्व भौगोलिक एवं सामुद्रिक मार्ग की दृष्टि से अत्यधिक था। इसी कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय एवं समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था। उसने कलिंग को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर से कथन कारण का प्रश्न है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया, और कारण कह रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो कृषकों ने कोई विद्रोह नहीं किया था, लेकिन मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। जैसे ही आपको कथन कारण वाले में एक गलत मिल जाएगा तो आपके पास केवल एक ही विकल्प बचेगा जो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। देख लीजिए, व्याख्या कह रहा है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भू अनुदान की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश, जिन्हें आंध्र वंश भी कहा जाता है, के शासकों ने किया था। भूमि अनुदान के विरुद्ध कृषक विद्रोह का विवरण इतिहास में नहीं मिलता है। फिर कथन और कारण में कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, और कह रहा है कि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। तो बिल्कुल सही है, मौर्य साम्राज्य का जो पतन है अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, लेकिन सेना विघटित कर दी यह नहीं था। ये सही है और आर गलत है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के पश्चात आरंभ हो गया। इसका मुख्य कारण योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव
प्रशासन का अधिकाधिक केंद्रीकरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानता, पदाधिकारियों द्वारा जनता पर अत्याचार आदि था। अशोक ने धम्म विजय का अनुसरण किया तथा इनके प्रचार प्रसार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। लेकिन यह तथ्य सही नहीं है कि उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपनी सारी सेना भंग कर दिया, क्योंकि अभिलेखों में इस बात की जानकारी मिलती है कि उसकी सैन्य शक्ति पूर्व की भांति विद्यमान थी। तो इसलिए कथन सही है लेकिन कारण असत्य है। प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है। यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता था। बिल्कुल, अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित बुक है, तो यह बिल्कुल बताएगा कि राजा की कर्तव्य क्या हैं। यह राजनीति के सिद्धांत पर स्थापित करता था, तो राजनीति के सिद्धांत स्थापित करेगा, सही है। और यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता था, यह भी ठीक है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता था, नहीं ऐतिहासिक वर्णन या बिल्कुल नहीं करता, ना तो आर्थिक जीवन सामाजिक जीवन किसी का वर्णन नहीं करता था। यह बताता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा है उसके विषय में इतनी जानकारी यहाँ मिलती है। व्याख्या में कह रहा है कि अर्थशास्त्र मूलतः राजनीति शास्त्र की बुक है। इसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय राजा, राज्य व राजनीति व्यवस्था इत्यादि है। इसमें राज्य के आर्थिक स्रोतों के बारे में चर्चा है, परंतु यह तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन नहीं करता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की प्रिंस से प्रायः की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर यानी कश्मीर का संस्थापक था? तो ऑप्शन नंबर डी राजतरंगिणी यह उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। अशोक एक महान निर्माता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। बराबर की गुफाओं में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार उसने कश्मीर में श्रीनगर, नेपाल में देवपाटन नगर बसाया था। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अशोक की मां का नाम सुभ्रदांगी मिलता है। सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। प्रश्न कह रहा है कि वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? तो सीरिया का शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। यूनानी शासक सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, जो सीरिया का शासक था। इसका नाम क्या था? सेल्यूकस। सिकंदर के मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का अधिकारी सेल्यूकस था। सेल्यूकस ने बेबीलोन तथा बैक्ट्रिया को जीतकर पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। उधर चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य निर्माण में व्यस्त था। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस, जो इस समय सीरिया से शासन कर रहा था, अपने पूर्वी अभियान के क्रम में सिंधु नदी को पार कर चंद्रगुप्त से आ टकराया। लेकिन दोनों के बीच संधि तथा वैवाहिक संबंधों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। इस विवरण से यही स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। प्रश्न कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। आरो यारो में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, आरो विहारों की जो प्रकृति है पूछने की, एकदम एज इट इज पूछ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? प्लूटार्क ने ऐसा बात कहा था। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को नंद वंश के उन्मूलन के
तथा पंजाब सिंध में विदेशी शासन के अंत करने का श्रेय नहीं है, वरन उसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। जस्टिन के अनुसार सारा भारत उसके कब्जे में था। यूनानी रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। यह आज का आखिरी प्रश्न होगा क्योंकि 350वें नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो सेंड्रोकोटस का समीकरण विलियम जोन्स ने, जो यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। 2007-2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जितने भी प्रश्न हैं मौर्य साम्राज्य के, उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।